गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज कुछ और प्रॉब्लम्स करेंगे हम। तो थर्ड प्रॉब्लम है, एक घन का गति की शून्य अवस्था में आयतन L0 क्यूब है। एक क्यूब का जो वॉल्यूम दिया हुआ है वो L0 क्यूब है, गति की शून्य अवस्था यानी प्रॉपर फ्रेम में, कि जिसमें कि वो विराम अवस्था में है, जिसके सापेक्ष तो वो उसका प्रॉपर फ्रेम होता है। तो हमें ये दिया गया है कि एक क्यूब का जो वॉल्यूम है वो L0 क्यूब है। यदि इसे एक ऐसे फ्रेम से देखा जाता है जो घन की एक कोर के समांतर एक समान वेग v से गतिमान है, यानी जो दूसरा रेफरेंस फ्रेम है वो जो क्यूब है उसकी एक एज के पैरेलल में कांस्टेंट वेलोसिटी v से मूव कर रहा है, और सिद्ध करना है कि घन का आभासी आयतन L0 क्यूब √1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर होगा। जो प्रोजेक्टेड वॉल्यूम होगा दूसरे रेफरेंस फ्रेम में जो मूव कर रहा है उसमें वो आयतन L0 क्यूब √1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर होगा। ये हमको प्रूव करना है। तो यहाँ पर पहले तो वही कि दिया गया है प्रॉपर फ्रेम या उचित निर्देश तंत्र, जिसमें कि वो शून्य की गति अवस्था जो लिखा हुआ है उसका मतलब यही है। उचित निर्देश तंत्र में आयतन v कह रहे हैं हम इसको, वो L0 क्यूब ये दिया गया है। और क्यूब है तो उसके जो तीनों एज के लंबाई होंगी वो बराबर होंगी। तो यानी x दिशा में लंबाई जो उसकी भुजा होगी उसको मान लीजिए हम Lx कह रहे हैं, वो भी L0 होगी। y दिशा में भुजा की लंबाई Ly वो भी L0 होगी, और z दिशा में भुजा की लंबाई Lz वो भी L0 होगी। ये तो हो गया उचित निर्देश तंत्र में। अब जो दूसरा निर्देश तंत्र है वो घन की एक कोर के समांतर, कोर मतलब भुजा के समांतर एक समान वेग v से गतिमान है। तो अन्य निर्देश तंत्र, जो दूसरा निर्देश तंत्र हम कह रहे हैं, वो मान लेते हैं किसी एक भुजा, किसी के भी समांतर हम मान सकते हैं कि उसके समांतर गति कर रहा है। हम हमेशा x दिशा में मानते हैं, इसलिए यहां भी मान लेते हैं कि दूसरा निर्देश तंत्र x दिशा में नियत वेग v से गतिमान है। अब सिर्फ यहाँ पर एक ही कॉन्सेप्ट लगेगा कि जो लंबाई में संकुचन होता है वो √1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर के गुणांक से होता है, लेकिन ये संकुचन केवल गति की दिशा में होता है। गति के लंबवत जो भुजाएं होंगी उनकी लंबाई में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ हमने x दिशा में माना है वेग, तो x दिशा की लंबाई है वो L0 ना होकर क्या हो जाएगी, L0 √1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर, और y और z दिशा में लंबाई अभी भी L0 और L0 ही रहेंगी। हम इसको s डैश कह देते हैं जैसा हमेशा कह रहे हैं। तो क्योंकि दिशा में होता है, गति की दिशा में, इसलिए s डैश में x दिशा में भुजा की लंबाई उसको मान लीजिए हम अब Lx डैश कह रहे हैं, तो वो हो जाएगी L0 इंटू √1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। वही s डैश में ही लिख रहे हैं हम। y दिशा में Ly डैश वो अभी Ly के ही बराबर होगी या L0 के बराबर होगी, क्योंकि लंबवत दिशा में कोई फर्क नहीं आएगा। इसी तरह से z दिशा में भी लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं आएगा।
वो L0 होगी। अतः S डैश में घन का आयतन, उसको हम V कह रहे हैं, तो वो हो जाएगा, अब हालांकि घन नहीं रहेगा, एक इसके भुजाओं की लंबाई अब बराबर नहीं है, तो लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई से ही LX डैश, LY डैश और LZ डैश वैल्यू पुट कर दें तो ये तीनों मल्टीप्लाई होंगे, तो ये L0 इंटू L0 इंटू L0 फिर से क्या हो जाएगा L0 क्यूब, और साथ में ये एक मल्टीप्लाई जो होगा वो 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो S डैश जो कि x दिशा में या x दिशा के समांतर गति कर रहा है विवेग से, उसमें उसके प्रेक्षक उस घन का जो आयतन है वो क्या नोट करेगा L0 क्यूब अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। यही हमको सिद्ध करना था। इसी तरह से एक और प्रॉब्लम लेते हैं कि 1 मीटर स्केल का वेग लंबाई के अनुदिश प्रकाश के वेग का आधा है। यानी जो मीटर स्केल का मतलब उसकी लंबाई कितनी है 1 मीटर, तो 1 मीटर स्केल है, उसका वेग दिया गया है कि लंबाई के अनुदिश यानी जो उसकी लंबाई है उस दिशा में प्रकाश के वेग का आधा है। मीटर स्केल की लंबाई क्या होगी गति की अवस्था में, तो उसी तरह से सॉल्व करते हैं कि गति की अवस्था में किसी भी पिंड की जो लंबाई है, और ये गति की दिशा में ही ये परिवर्तन होता है, ये हम बार बार बताते हैं कि गति की दिशा में होगा, तो गति की दिशा में वो जो लंबाई है वो L0 ना होकर L जो है वो L0 इंटू अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर है, जहां L0 स्थिर अवस्था में लंबाई है। स्थिर अवस्था में लंबाई या उसी उचित निर्देश तंत्र में जिसमें कि वो स्थिर अवस्था में दिखाई देगी। तो यहां दिया हुआ है कि मीटर स्केल है, तो यहां प्रश्न के अनुसार L0 क्या हो गया 1 मीटर है। ये भी दिया गया है कि जो वेग है वो प्रकाश के वेग का आधा है, तो यानी v है वो प्रकाश के वेग का आधा यानी c/2। तो v अपॉन c से हम निकाल लेते हैं, v अपॉन c हो जाएगा 1/2 या v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर 1/4, और 1/4 आएगा 0.25 या 1/4 भी लिख सकते हैं, किसी भी तरीके से लिख लीजिए। अब ये वैल्यूज हम इसमें पुट कर देते हैं। अतः गति की अवस्था में मीटर स्केल की लंबाई L0 की जगह 1 मीटर इंटू 1 माइनस 1/4 लिख लो या 0.25, तो L इज इक्वल टू 3/4 का अंडर रूट या अंडर रूट 3/2। तो L कितना हो जाएगा, अंडर रूट 3 कितना होता है 1.7312, इस तरह की वैल्यू होती है 1.713 अपॉन 2 या L 0.8731 होता है 7313 और 0.865 या इस तरह का लगभग 0.866 मीटर। तो जो मीटर स्केल था वो
संकुचित होकर या उसकी लंबाई कम हो जाएगी, वो 1 मीटर से छोटा दिखाई देगा, क्योंकि जो वेग है वो नेग्लिजिबल नहीं है, वो c की तुलना में नगण्य नहीं है। तो उस स्थिति में उसका जो मीटर स्केल की लंबाई गति की अवस्था में, जबकि वेग है वो प्रकाश के वेग का आधा है, तो जो लंबाई है वो 1 मीटर ना होकर 0.866 दिखाई देगी मीटर। एक और प्रॉब्लम कर लेते हैं। निर्देश तंत्र S में एक सदिश 4i कैप प्लस 3j कैप से प्रदर्शित है। तो S में जो निर्देश तंत्र है उसमें ये कोई सदिश है, वेक्टर है 4i कैप प्लस 3j कैप। निर्देश तंत्र S डैश में यह सदिश क्या होगा, जबकि निर्देश तंत्र S डैश निर्देश तंत्र S के सापेक्ष, यहाँ S और निर्देश तंत्र S के सापेक्ष 0.8c i कैप वेग से गतिशील हो, जहां c प्रकाश का वेग है। तो ये हमको दिया गया है। निर्देश तंत्र S में ये सदिश स्थित है, तो निर्देश तंत्र S उचित निर्देश तंत्र होगा, क्योंकि उसी में ये तो S में दिया गया सदिश, तो हम हमेशा वो प्रॉपर ऐसे ही लिखते हैं, तो इसको भी L0 वेक्टर से दिखा देते हैं 4i कैप प्लस 3j कैप। और कंपोनेंट्स देखें तो i कैप यानी x दिशा में, तो x दिशा में लंबाई यानी 4, और L0 y है वो 3। अब ये दिया गया है कि S डैश में पूछा है कि क्या होगा, और S डैश है वो निर्देश तंत्र S के सापेक्ष 0.8c i कैप। i कैप का मतलब फिर से x दिशा, यानी जो S डैश निर्देश तंत्र है वो किस दिशा में गति कर रहा है, x दिशा में। तो S डैश निर्देश तंत्र S के सापेक्ष x दिशा में 0.8c वेग से गतिशील है। अब यहाँ हमें आई कैप लिखने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि हमने पहले ही लिख दिया कि x दिशा में गतिशील है। तो जैसे अभी बात की थी कि लंबाई में संकुचन होगा, और ये संकुचन केवल गति की दिशा में होता है, यानी केवल x दिशा में ये संकुचन होगा। तो x दिशा में जो लंबाई है उसमें 4 की तुलना में √1 माइनस v²/c² के गुणांक से ये संकुचन होगा। y दिशा में जो लंबाई है वो एज सच रहेगी। तो S डैश में x दिशा में लंबाई, उसको हम फिर से उसी तरह से L0 x डैश कह रहे हैं, वो L0x √1 माइनस v²/c² के बराबर हो जाएगी। यहाँ दिया ही गया है कि v है वो 0.8c है, या v/c 0.8, और v/c के स्क्वायर करेंगे v²/c², वो 8 का होता है 64, तो 0.8 का हो जाएगा 0.64। तो L0x डैश, L0x दिया हुआ है 4 √1 माइनस v²/c² की जगह लिख देंगे 0.64, या 4 इंटू 0.64 यानी 0.36, या L0x डैश, ये 4, ये किसका है 36, 6 का होता है, तो 0.36 0.6 का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2.4। तथा y दिशा में
L0 y डैश वो L0 y के ही बराबर होगी, यानी 3, क्योंकि लंबाई में संकुचन केवल x दिशा में होगा, इसलिए अतः S डैश में जो सदिश है वो L डैश वो x दिशा में है 2.4 i कैप प्लस 3 j कैप। और अगर हम इनका मैग्नीट्यूड निकालते तो ये क्या आ जाता है, L0 का मैग्नीट्यूड 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, यानी 16 प्लस 9 25, या L0 5, और ये मान लीजिए मीटर में ही दिया हुआ है तो मीटर होता। यहां अगर लंबाई देखें तो वो क्या आएगी, L डैश 2.4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 2.4 24 का होता है 596, तो ये हो जाएगा 5.96 प्लस 9, या L डैश इज इक्वल टू 14.96। तो ये लगभग कितना आएगा, अगर 15 होता तो 4 से थोड़ा कम होगा, तो ये लगभग शायद, और हम निकाल लेते हैं एग्जैक्ट 14.96 3 9 5 प्लस 3 6, ये 0.96 8 बार जाएगा, 8 फिर 3.88, इस तरह से ये वैल्यू लगभग, या 9 लिख सकते हैं, इतने मीटर हो जाएगी। तो ये परिमाण यहाँ निकालने की हालांकि जरूरत नहीं है, हमें ये पूछा गया है कि ये जो सदिश है उसका मान क्या होगा, तो 4i कैप प्लस 3j कैप निर्देश तंत्र S में स्थित है तब ये होगा, और दूसरा जो गतिशील निर्देश तंत्र है उसमें जो मान है वो 2.4 i कैप प्लस 3j कैप होगा। वही ध्यान रखने वाली बात यही है कि जो गति है वो x दिशा में हो रही है, तो संकुचन भी केवल x दिशा में होगा। अगर यहाँ y दिशा वाला दिया हुआ होता तो फिर y दिशा के साथ ये √1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर का फैक्टर आता। तो जिस दिशा में गति हो रही है, जो लंबाई में संकुचन है वो केवल उस दिशा में होगा, उसके लंबवत दिशा में लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं आता। तो आज का लेक्चर हम यहीं पर खत्म करते हैं।